अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और नैब आज तक किसी बड़े केस का तो फैसला कर नहीं सकी। लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको कई कई महीने अंदर रख लेते हैं, लेकिन फिर प्रोसिक्यूशन में आके रह जाते हैं। लोगों का यह सवाल है अब कि नैब टैक्स पेयर के ऊपर एक बोझ है, क्यों ना नैब को बंद कर दिया जाए अगर ये काम नहीं कर सकता। बल्कि कल तो चीफ जस्टिस ने भी गालिबन यही सवाल कोर्ट में किया था कि नैब के ऊपर काम करने वाले जो जजेस हैं उनको वापस क्यों ना बुला लिया जाए, क्योंकि इन अदालतों में कुछ हो तो रहा नहीं है। मुझे ज्वाइन किया साहिबजादा मुजफ्फर अली ने, साबिक प्रोसिक्यूटर है नैब के। ये साहिबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। साहिबजादा साहब, आप जितनी देर आपने केसेस किए, आप एक केस तो प्रूव नहीं कर सके, फायदा क्या है नैब का? हाँ नहीं, देखिए जी, एक तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम के केसेस होते हैं, स्पेसिफिकली जो नैब के रेफरेंसेस होते हैं, इसमें जो आप देखें लॉट ऑफ एविडेंस होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, इसके जो लिस्ट ऑफ अक्यूज होते हैं क्रिमिनल चेन के अंदर जो शख्स भी इन्वॉल्व होता है, तो और नॉर्मली देयर आर मोर देन 10 पीपल इन वन रेफरेंस। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि 10 अगर मुल्जिमान हैं तो उन 10 मुल्जिमान के 10 वकील होंगे। और जब आप कोई भी रेफरेंस फाइल करते हैं अदालत में, तो सबसे पहले तो उनकी अटेंडेंस को प्रिक्योर किया जाता है। अगर कोई बंदा अमेरिका है या कोई बंदा किसी भी शहर में बैठा, जब तक वो हाजिर नहीं हो जाता या उसके खिलाफ कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग्स नहीं हो जाती, तब तक रेफरेंस प्रोसीड नहीं करता। तो 2-4 महीने तो उसकी अटेंडेंस में लग जाते हैं केस की, कि वो मुल्जिमान इकट्ठे हो तो उसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाए। और चार्ज फ्रेम करने के बाद आप अंदाजा लगाइए मुबश्शिर भाई कि जब ये 10 मुल्जिम है, 10 वकील हैं, तो जब एग्जामिनेशन वो करते हैं 1 बाय 1, तो एक विटनेस जो है वो 6-6 माह ले जाता है कंप्लीट होने में। विटनेस भी व्हाइट कॉलर क्राइम की आपको पता लिस्ट ज्यादा होती है। नॉर्मली एट एन एवरेज देयर आर मोर देन 50-60 विटनेसेस इन वन रेफरेंस। 50-60 गवाह होंगे, तो कैसे मुमकिन है कि 16 के तहत एक बंद कर देते हैं ना? बाकी अदालतें ये काम कर ही रही है ना, अगर आपसे नहीं होता तो दूसरी अदालतों से करा लेते हैं। मेरा मतलब है अगर आपने उतना ही टाइम लेना है, और दूसरी बात यह कि एक केस तो अप्रूव नहीं कर सके आज तक। देखिए, इसमें अब मेरे पास चूंकि एक्सपीरियंस ऐसा है कि आई रिमेन इन नैब आल्सो, अब मैं आज के डिफेंस साइड के ऊपर भी हूं, तो इसमें ये ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर डिले फैक्टर है तो जो डिफेंस साइड है और जो अगर आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन, हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ी जो मैंने फील की है पिछले 8-10 साल में, हमारे यहाँ और चीफ जस्टिस ने भी इसको राइटली ऑब्जर्व किया उन्होंने, कि जी कि कोर्ट अगर वेकेंट हो जाती है, अगर कोई जज चला जाता है छुट्टी पे, तो जो नया आने वाला इनकम्बेंट जज होता है उसको आने में 6-7-8 महीने लग जाते हैं। और जब तक वो जज आता नहीं है तब तक वो केसेस पे डेट्स बढ़ती रहती हैं। तो ये बिल्कुल राइटली ऑब्जर्व किया है कि आप वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट को फिल फॉर इसको अपॉइंट करना चाहिए। मैक्सिमम इट इज अ डे ऑफ दैट 10-15 डेज। और आपको पता है कि क्या ये सही नहीं है साहिबजादा साहब के प्रोसिक्यूटर्स हैं ही इतने कमजोर नैब के पास कि वो कोई केस ही नहीं साबित कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अभी भी जितनी भी एजेंसीज हैं, नैब बीइंग जितनी भी एजेंसीज हैं यहाँ पे, आप ये अंदाजा लगाइए कि सबसे अच्छा रिजल्ट इसी ऑर्गेनाइजेशन का रिकवरी भी है, कन्विक्शन रेट भी। अभी मैं लास्ट टाइम सुन रहा था 79% है। तो 79% कौन सी FIA या किसी एंटी ऐसा करते हैं ना कि 400 बिलियन आपने डॉक्टर आसिम पे किया हुआ है, खुर्शीद शाह पे पता नहीं कितना किया हुआ है, साद रफीक, फवाद हुसैन फवाद, शहबाज शरीफ, शर्जील मेमन, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, ये सारों पे तो किया हुआ है, तो कई बिलियन डॉलर बनता है। इनमें से एक आना आया, एक आना। देखिए, मुझे फिगर्स तो आपको किसी नैब के बंदे को बिठाना पड़ेगा देखने के लिए कि बाकी फिगर्स कितनी है, लेकिन जो मैं मेरी जो नॉलेज में है, जो मैं थ्रू मीडिया ही इस चीज को देखता हूं, तो नैब हैज गिवन अ गुड रिकवरी टू द पब्लिक। आप जब बिजनेसमैन को हरास करते हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्वाइप प्ली बार्गेन करके निकलने का। अब सियासतदान जो है वो अगर प्ली बार्गेन करता है तो अपनी सियासी मौत है, इसलिए वो करता नहीं है और वो सिर्फ बेचारा हरास होता रहता है। तो आप तो जितनी रिकवरी है वो तो कारोबारी लोगों से है ना? नहीं, आप दोस्त हमारे, लेकिन अगर आप देखें माजी में एक आई थी अमेंडमेंट्स आई थी नैब ऑर्डिनेंस में, जो 4 माह अपनी मुद्दत पूरी करके एक्सटेंड नहीं हुई तो वो निकल गई। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ब्यूरोक्रेट्स और जो बिजनेसमैन है उनको उस क्लास को उन्होंने निकाल दिया गया था। तो ये अभी अमेंडमेंट्स आने की जरूरत है इस ऑर्डिनेंस में। और ये जो अननेसेसरी कहते हैं 1 महीने में ट्रायल हो जाएगा, इसको भी देखना पड़ेगा कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ऐसी ग्रे एरियाज हैं जहां पे मैं समझता हूँ कि अमेंडमेंट की जरूरत है। तो वहां पे ये जो 4 महीने का ऑर्डिनेंस है, इसमें बाकायदा भी सारी अमेंडमेंट डाल के तो इसको लाया जाए, इसको और मुफीद बनाया जाए ताकि रिकवरी बेहतर हो।
अब ये मुझे बताएं कि ये जो प्ली बार्गेन का कानून आपने बनाया हुआ है, ये बेसिकली करप्ट लोगों को निकलने के लिए दिया हुआ है ना, बाकी तो किसी जगह पे कोई कानून नहीं है कि जी इतने दे दो और फिर चले जाओ। नहीं, इसमें भी देखें मुबशर भाई कि जो बंदा प्री बार्गेन करता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क होता है कि वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं गया, लेकिन उसकी कन्विक्शन ही इज डीम्ड टू बी। क्या यार, अगर मैंने करोड़ रुपया खाया है तो मैं लाख रुपया या 2 लाख रुपया देके मैं फारिग हो जाता हूँ, बाकी 98 लाख मेरी जेब में है। यही है ना प्ली बार्गेन। नहीं, इसमें थोड़ा मैं अर्ज करूँ ना कि अगर इल्जाम उसके ऊपर 100 रुपए का और एविडेंस उसके ऊपर आई है 10 रुपए की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एजेंसी अगर ट्रांसपेरेंट है उससे 100 रुपए रिकवर करे। एलिगेशन इज एन एलिगेशन अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड। तो जिन लोगों पे 2-2 साल से केस नहीं प्रूव हो रहा, क्या नैब को उनसे अब माफी नहीं मांग लेनी चाहिए कि उनकी जितनी इंसल्ट की है, मीडिया ट्रायल हुआ है कि जनाब इतने बिलियन इसने खा लिया, इस पे ये इल्जाम है, ये वो सारे मीडिया में आ जाता है, लेकिन जब आप लोग छोड़ते हैं तो तब तो किसी मीडिया पे नहीं देते कि जी प्रेस रिलीज के सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हम लोग नहीं प्रूव कर सके। वैसे ये प्रोसेस तो एक बड़ा ही लंबा होता है, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर ये रेफरेंस फाइल होता है, फिर ट्रायल होता है। ट्रायल भी एक आपको पता है एडवोकेसी स्किल्स है। मैं आपसे ये मुतफिक करूंगा हमारे प्रोसिक्यूटर्स को एडवोकेसी स्किल्स की ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस को देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको साथ ये बताऊं कि ये जो पूरा रेफरेंस बनता है ये वाहिद इदारा है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। ये एक आदमी के बस का काम नहीं कि आईयू इज द इंचार्ज ऑफ द केस, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। अच्छा जी, बात यह है कि अगर आप मेरे से ये पूछेंगे ना कि मेरे पास 7 साल पहले कौन सी गाड़ी थी या इस नंबर की थी तो उसकी पेमेंट कैसे हुई थी, तो मेरे दफ्तर का सामान, मेरा कंप्यूटर, हर चीज तो आपके कब्जे में होता है और मैं खुद आपकी तहवील में हूं फर्ज करें, तो मैं कहां से आपके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन निकालता रहूंगा। आपको चाहिए ना कि आप लोगों को तब तक खुला रहने दें जब तक आप पर टेंजिबल प्रूफ ना हो अरेस्ट करने का। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा आपकी जो प्रिजम्पशंस हैं इस बारे में वो भी जरूरी है कि ये समझने के जरूरी नहीं है कि अगर आप पे कोई एसेट को रखा गया, डेफिनेटली यादाश्त बंदे की 1-2 साल बाद पुराना एसेट इतना इजी नहीं होता उसको बताना कि उसकी कौन सी सोर्सेस उसने लिया था ये एसेट। तो इसमें बकायदा एक्ट पर 410 देखा ही जाता है कि जी कि अगर वो एसेट जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा विद द मींस, यानी अकाउंटेबल तभी होगा कि अगर आप फर्ज करें साल में ये आपके पास सफिशिएंट सोर्सेज हैं। तो आप किधर रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं? मैं जी डिफेंस में, लाहौर में। जी लाहौर। डिफेंस लाहौर में रफली कितने घर होंगे? मेरे हिसाब से लाख घर तो होगा जी। नहीं 35,000 के करीब है, 35 से 40,000, ठीक है ना। और 1 कनाल के हैं, 2 कनाल के हैं, कोई 4 कनाल के भी हैं, इस तरह से, ठीक है ना। कोई घर है जो 5 करोड़ रुपए से कम का? डेफिनेटली पुराने जो ब्लॉक्स हैं वहीं पे आपको मिल सकते हैं। वो तो इसलिए ना कि उसकी कंस्ट्रक्शन पुरानी है, लेकिन एवरेज जो घर है यहाँ पे 5 करोड़ से कम का है। तो अब मुझे बताएं, क्या हर आदमी जो इधर रह रहा है वो एसेट बियॉन्ड मींस नहीं है? आपके मुल्क का कारोबार ही ऐसा है, हमें पेमेंट्स ही अपना लोग कैश करते हैं, बैंक से करते ही नहीं है। ये तो अब थोड़ा बहुत सख्ती होना शुरू हुई है तो थोड़ी बहुत पेमेंट्स उससे हो रही हैं, लेकिन जनरली तो हर आदमी इस मुल्क में एसेट बियॉन्ड मींस केस में उसको पकड़ा होना चाहिए, फिर जिसमें नैब के अपने लोग भी हैं। देखिए अगर एक आदमी, जी आपकी बात हो सर, लेकिन मैं आपको अर्ज करूंगा कि ये जो प्राइवेट पर्संस होते हैं, इफ यू टॉक अबाउट सरकारी मुलाजिम, उनके लिए तो देखेंगे जरूरी है कि अगर वो कोई भी एसेट ओन करते हैं, हर एक आदमी की कंडीशन ये नहीं कि हर आदमी करप्ट नहीं होता, लेकिन उसका तरीका कार है कि वो अपने कम से कम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रखे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन रखे, अपने एसेट्स डिक्लेरेशन जो है उसमें ये फॉर्म में फिलअप करें, प्रॉपर्टी लेजिटिमाइज करे उस प्रॉपर्टी को, उसकी सोर्सेस बकायदा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स का होता है कि आपने कहां से ये चीज ली वो दे, और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसमें बैंक वाले भी सबूत मांगते हैं कि जी आपने पेमेंट करने जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो वहां पे भी अपनी वो सेल एग्रीमेंट वगैरह लगाए। सर आपने डिफेंस में घर बनाया ना, आप बैरिया में बना लें, आप लेक सिटी में बना लें, आप कहीं पे बना लें, आपको नहीं पता कि जब प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है तो 1 करोड़ 2 करोड़ जो है वो चेक से दिया जाता है और 2.5 करोड़ जो है अंडर द टेबल दिया जाता है, रजिस्ट्री उतने की बनती है। ये मोरलेस हमारा प्रिवेलिंग तरीका है ना। मैं कुछ आपसे मुत्तफिक भी करूंगा बात को, लेकिन मैं आपको फिर एक वाज़ेह तौर पे कहूं कि ये प्राइवेट पर्सन जो बिजनेसमैन है फलाना, उसके ऊपर एसेट केस कहां बनता है? लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सरकारी मुलाजिम जिसकी 35 साल तनख्वाह 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हुई, उसके पास जब 5 करोड़ का घर आता है तो उससे सवाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो जब होता है सवाल तो हर आदमी कहता है जी ये तो मेरी बीवी बड़ी अमीर है, वो घर से लेके आई है। यानी हर अमीर आदमी जो है
वो चाहता है कि मैं अपनी बच्ची की शादी किसी गरीब आदमी से कर दूं, क्लर्क से, और वो ताकि बड़ा हो जाए, है ना। इसीलिए तो इसमें बेनामेदार में वो भी शरीक मुल्ज़िम बन जाते हैं ना, जिनके बच्चे और उनकी बीवी, उनको भी आपने फिर कितनों को अभी तक पाबंदे सलासल किया? मैंने जिस तरह कहा कि ठीक है, अभी लेटेस्ट 78% कन्विक्शन रेट है, तो आप खुद ही अंदाजा हो गया जनाब को कि ये तो कन्विक्शन रेट इज अक्रॉस द एवरी एनी अदर। ज्यादा साहब छोटे मोटे तोते बिल्लियों का है, कुएं का कब्बे, कुएं के मेंढक को पकड़ के उससे ले लेना, ये वो जो बड़े मगरमच्छ हैं उनमें से एक बता दें। इसमें मैं चूंकि इतना तो समझता हूं कि आप भी देखते हैं कि कन्विक्शन रेट जिस तरह जा रहा है उस तरह तो ये बड़े बड़े केसेस, मेरे पास अब वो लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो 78% है इनमें केसेस तो बड़े मगरमच्छ भी होंगे, नहीं मगरमच्छ होंगे। नहीं ना, आप पर मैं टीवी देखते हैं ना, हमें पता है ना कि कौन कन्विक्ट हुआ और कौन नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, मैं कह रहा हूं कि क्या ये कमजोरी नहीं है कि नैब के केस की रोज समाअत नहीं होती है, ताकि अगर रोज समाअत हो 3 महीने के अंदर वो केस खत्म हो जाएगा और कोई बेगुनाह हो उसको इंसाफ भी मिल जाएगा, और जो कसूरवार है वो फिर पाबंद सलासल भी हो। ये एक सुकम नहीं है हमारे कानून में कहीं? जी बिल्कुल, ये देखें रोज समाप्त भी हो सकती है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल मैं जज की एग्जांपल ले लेता हूँ। उसके पास अगर 7-8 मुकदमे लगे और सब एविडेंस होनी है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हजारों की तादाद में रेफरेंस में होते हैं, उनको एग्जिबिट लगाने होते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग इज वेरी लेस। मतलब एक कोर्ट जो है 9 से लेके ज्यादा मैक्सिमम 3 बजे तक काम करती है, तो ये 4-5 घंटों के अंदर कितनी एविडेंस वो रिकॉर्ड हो सकती है हर केस में। तो अगर आप डे टू डे का भी करते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन केस बन जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ जाती है कि इसको आपने कंप्लीट करना है विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स, तो उन केसेस में तो आपको पता है डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो भी रही होती हैं, और उनकी वजह से जो बाकी पाइपलाइन में केसेस होते हैं या उस कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी होती है वो फिर डिले हो जाती है। तो अगर हम कोर्ट तो क्या हमारी पार्लियामेंट को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि जहां पे नैब को अब ये कहे कि कानून के तौर पे कि तुम उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक तुमने रेफरेंस नहीं फाइल करना? वैसे मैं ये बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं, ऐसे ही होना चाहिए। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, रेफरेंस की तरफ चला जाए, तब जाना चाहिए। और इसी वजह से तो ये था कि ये नई जो हुकूमत है, हुक्मरान है, ये अमेंडमेंट जो लेके आना चाहते हैं, इसको मजीद बेहतर करना चाहिए। इसमें ये भी सिचुएशन होनी चाहिए कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ द अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड। वैसे ये भी होना चाहिए कि जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ख्वाजा साद रफीक की, इसलिए नहीं दे रहा कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए कि ही इज अ पॉपुलर पर्सन, ही इज अ नोन पर्सन। कि फर्ज करें नैब ने कहा ख्वाजा साद रफीक ने 10 बिलियन का बंद किया और 8 महीने जेल में रखने के बाद आप 1 रुपया नहीं साबित कर सके उन पे, जो मर्जी रीजन हो, एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए ना। तो उसके बाद नैब को कम से कम उसका 10% तो जुर्माने के तौर पे ख्वाजा साहब को देना चाहिए ना। देखिए बात दरअसल ये है कि ये तो नहीं है ना कि मैं आप पे साहब इल्जाम लगाता रहूं और मेरे ऊपर कोई एक्शन ना हो। देखिए मैं बात करूं कि ये नैब के कवानीन में प्रोसिक्यूशन जो कि नैब है उसकी ड्यूटी है कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कंपाइल करके कोर्ट में दे दे, और अक्यूज जो मुल्जिम होता है, नैब का सेक्शन 14 है, वो ये कहता है कि मुल्जिम साबित करना है कि ये जो इल्जामात प्रोसिक्यूशन मेरे पे लगा रही है गलत है। द बर्डन ऑफ प्रूफ, आम केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है क्रिमिनल केसेस में, वो प्रोसिक्यूशन पे ही होता है कि उन्होंने साबित करना होता है। नैब ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 14 में ये मुल्जिम का काम है वो साबित करे कि जो मुझ पर इल्जाम लगाया गया है ये गलत है। बाय द वे ये दुनिया के हर फंडामेंटल राइट को निगेट नहीं करता ये ऑर्डिनेंस। नहीं जनाब, उसकी रीजन ये है बिकॉज प्रोसिक्यूशन हैज टू मेक अ गुड प्राइमा फेसी केस। उसने ये केस लेके जाना है और जब वो साबित करेगा, और ये कोर्ट चूंकि कोर्ट इंडिपेंडेंट कोर्ट है, ये भी याद है, वो कुछ समझते हैं नैब कोर्ट सकती है, ये भी हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट है जिसने फैसला करना है। अब जहां पे डिले है वहां पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोर्ट के ऊपर है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन पे है। अगर प्रोसिक्यूशन वीक है, स्लो है, तो कोर्ट हैज एम्पल पावर टू पास एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। लेकिन हमारे यहाँ जो मैं खुद भी डिफेंस काउंसिल हूँ, आजकल मैं डिफेंड करता हूँ केसेस, तो वी नो कि हम लोग कोशिश ही ये करते हैं कि जहां हम मुनासिब समझते हैं कि आज अगर नहीं वकील तैयार होता वो तारीख ले लेता है, नहीं वो कह देता है जी मैं हाई कोर्ट में बिजी हूँ, मैं पूरा दिन हाई कोर्ट में लग जाएगा। तो जजेस को भी अश्योरेंस करनी चाहिए ना कि उसको बाइंड कर दें कि प्लान टाइम इतने बजे आप आ जाए। आप लंदन देख ले, किसी देख ले, वहां पे बकायदा टाइम फिक्स होता है और कोई 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता, उसी मिनट के ऊपर केस क्लियर होता है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है भी बहुत ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट ने राइटली ऑब्जर्व किया कि इनकी तादाद बढ़ा देनी चाहिए कोर्ट्स की, ताकि ये जो
भारत सौ मुकदमे खत्म हो जाइए। साहिबजादा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने लिए। आपने सुना साहिबजादा मुजफ्फर अली की बातें एज प्रोसिक्यूटर ऑफ नैब, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि नहीं करते? कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।